नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सार्वभौम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का विषय है असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु यूजीसी के नए मानकों की समीक्षा। आज की इस समीक्षा में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय गुरुजन डॉक्टर कंचन तिवारी नगाधिराज जी, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती राजकीय महाविद्यालयों हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा में टॉप रैंकर भी हैं। आदरणीय अतिथि से जानना चाहेंगे यूजीसी के नए मानकों की समीक्षा के संदर्भ में और भी अन्य विषयों के बारे में चर्चा में शामिल रहेंगी कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञास्य बच्चों के समाधान, शंकाएं और हमारे मन की भी कुछ जिज्ञासाएं। तो सबसे पहले आदरणीय गुरु जी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो जैसा कि गुरु जी यूजीसी के जो नए मानक हैं उनके अनुसार, जैसे इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकला करती थी उसमें मिनिमम योग्यता स्नातकोत्तर और नेट होती थी। साथ में जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे उनके लिए परीक्षा आयोजित की जाती थी। परीक्षा के अंकों के आधार पर साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसके बाद उनका चयन होता था। किंतु इस पूरे पैटर्न में यूजीसी ने अपने रेगुलेशन जुलाई 2018 के माध्यम से परिवर्तन कर दिया है। उस परिवर्तन में यह कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के हेतु न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित तो नहीं की है, किंतु उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम से प्रत्येक डिग्री के अंक निर्धारित कर दिए हैं, जिससे छात्रों को यह प्रतीत हो रहा है कि पीएचडी अनिवार्य कर दी गई है, क्योंकि पीएचडी के 25 अंक दिए गए हैं। तो सामान्य रूप से पहले जानना चाहूंगा इस विषय में आपकी प्रारंभिक टिप्पणी। सभी को नमस्कार। धन्यवाद कुलदीप जी। धन्यवाद। देखिए, जो 18 जुलाई 2018 को यूजीसी का अधिनियम भारत के गजट में प्रकाशित हुआ है जी, उसमें यह बिंदु भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है 3.10 में कि 1 जुलाई 2021 से पीएचडी अनिवार्य योग्यता में शामिल होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2021 से। तो लेकिन कोविड के 1 जुलाई 2021 से जी, लेकिन कोविड की गाइडलाइनों के चलते उस पर 1 साल की ढील दी गई है जी, जहां तक मेरी जानकारी है। जी, और जो अंकों के निर्धारण का अंकों का मानक जो निर्धारण कर दिया कि 80% अंक तक इतने 80% से अधिक इतने, जो भी ये एपीआई बनाने की जो कैटेगरी यूजीसी ने बना दी, इस पर मुझे कुछ बातें जो अभी तक बहुत मेरे मित्रों ने और कई शिक्षाविदों ने जिस पर चर्चा की है, वो ये मुख्य रूप से आती है कि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं और उनसे संबद्ध जो महाविद्यालय हैं और जो सम विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय, इन सब में पाठ्यक्रमों में भी भिन्नता है, इनकी परीक्षा प्रणाली में भी भिन्नता है, इनकी और प्रत्येक विश्वविद्यालय को नेक और 12B के तहत ग्रेडिंग की जाती है। तो विश्वविद्यालयों की श्रेणियां तय होती हैं, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तय होती है। तो ये सब चीजें विसंगतियां तो उत्पन्न करेंगी ही, क्योंकि सारे विश्वविद्यालय एक जैसे नहीं है।
तो निश्चित रूप से उनके पाठ्यक्रम भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और उनमें जो शिक्षक नियुक्त हैं उनमें भी भिन्नताएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एजुकेशन पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता है कि वह ब्यूरोक्रेसी की गुलाम नहीं है। ये बहुत चिंतनीय प्रश्न है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम तो बहुत बुरी तरह गुलाम है जी। पर पॉलिसी भी गुलाम मुझे प्रतीत होती है, मेरा अपना निजी मत है। गुरुजी अभी मैं तो इस वजह से यह विसंगतियां हैं। अभी में हमारी चर्चा ये है कि जो ढांचा है उन दोनों में अंतर क्या है, और यह अंतर जो पीएचडी के बारे में कहा जा रहा है कि पीएचडी अनिवार्य हो गई है, क्या यूजीसी इसको अनिवार्यता देता है, जबकि अंकों का जो निर्धारण है उस अंकों के निर्धारण के दृष्टि से पीएचडी की अनिवार्यता प्रतीत नहीं होती। और जो अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया है उससे भी यह नहीं लगता कि पीएचडी अनिवार्य है, क्योंकि पीएचडी के साथ यदि किसी बच्चे ने अन्य डिग्रियां आयोजित की हैं तो उस न्यूनतम अंक से भी नीचे वाले बच्चों का चयन हुआ है, चाहे वो कैटेगरी से हुआ चाहे अन्य से हुआ हो। तो इस विषय में समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो पहले सिर्फ इतने विषय पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जो इसका ढांचा बना हुआ है, पूर्व का और अब का दो तुलनाएं हैं। जी, जैसा 2018 के इस विनियम से पहले नेट, स्लेट या सेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट लेवल टेस्ट, न्यूनतम अर्हता थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जी। और 1 जुलाई 21 से पीएचडी को भी आवश्यक अनिवार्य अर्हता में शामिल कर दिया, तो न्यूनतम अर्हता पीएचडी भी उसमें आ गई। किंतु गुरुजी इस बार जैसे अभी आयोग ने, मैं आप ही के प्रश्न पर आ रहा हूं कि आयोग ने अभी जो ये निकाला इसमें अंक निर्धारित कर दिए, या आयोग ने क्या यूजीसी ने भी अंक निर्धारित कर दिए, तो अंक निर्धारित करने पर फिर उसको न्यूनतम अर्हता कैसे माने। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह है कि अभी 1 साल का जो हमको एक्सटेंशन दिया है या छूट दी है कह लीजिए कोविड के चलते, उस वजह से शायद यह हो सकता है। परंतु ये जो न्यूनतम योग्यता का प्रश्न है ना, कि अब यहाँ मेरिट तय करनी है, यदि क्योंकि असल में देखिए प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो नीति है, नीति ने उच्च शिक्षा में नियुक्तियों को रोजगार देने का एक माध्यम बनाया है। सरकारें अपने हिसाब से यथासंभव कोई नियमित मानक नहीं है कि इस समय यह नियुक्तियां निकलेंगी और इतने क्राइटेरिया पर निकलेंगी जी। तो इस वजह से अधिकतम लोगों को अवसर मिल सके फॉर्म भरने का, क्योंकि फॉर्म भरने के अवसर मिलने से अधिकांश जनता संतुष्ट होती है जी। जनता को संतुष्ट करना मुझे यहाँ पर एक वो समझ में आता है, वरना जब ये न्यूनतम क्राइटेरिया नेट ही था तो फिर बाकी के अंक निर्धारण का बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं हो सकता है, परंतु है तो उसको गलत नहीं, जब उसको विनियम में शामिल कर लिया तो गलत हम नहीं ठहरा सकते, और मैं गलत कह भी नहीं रहा हूं, परंतु इतना स्पष्ट है कि उसके नकारात्मक प्रभाव होंगे जो दिख रहे हैं। वर्तमान के नियम से तो लोग अधिकतर नहीं भरेंगे, क्योंकि पहले जब अनिवार्य योग्यता स्नातकोत्तर और नेट था तो जितने भी बच्चे, चाहे वो पीएचडी वाला हो नहीं हो, उसके पास अवार्ड हो न हो, उसने शोध पत्र छपाए हो न छपाए हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो न हो, केवल स्नातकोत्तर छात्र जिसके पास एमए की कोई डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो और जिसके पास नेट हो, वह भी इस अखाड़े में दांव खेल सकता था, फॉर्म भर सकता था। तो फॉर्म भरने की जहां बात है वहां पूर्व नियम में अधिक था। वर्तमान नियम के अनुसार जिस बच्चे को पता होगा कि मेरी मेरिट इतने तक जा सकती है और छात्रों की बेरोजगारी की संख्या इतनी है, वो स्वयं वहां से हाथ पीछे खींच लेगा। तो वर्तमान नियम से तो सबको फॉर्म भरने का चांस एक
दृष्टि से नहीं है। तो सरकार का जो तुष्टिकरण वाला भी एक माना जाए तो यहाँ कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है गुरुजी। ये दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो यह है कि नीति बनाने वाले शिक्षाविद हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी लागू करने वाली सरकार है। जी तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था के साथ जो मूल खिलवाड़ हुआ है वो ये हुआ है कि जिस तरीके भाई हायर एजुकेशन के सिस्टम में जब से हमने एडहॉक वाली प्रणाली, गेस्ट वाली प्रणाली लागू कर दी, जी तब से आप ये समझिए कि यह एक निश्चित फ्रेमवर्क में आ ही नहीं सकता है। जी क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण अपने हिसाब से भी कुछ मानक तय करता है और उसको यूजीसी की गाइडलाइन भी फॉलो करनी है और पद निकालने हैं उसने गवर्नमेंट से अनुमोदन लेकर के। तो इसमें अब यहाँ पर देखिए दो बातें जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि एक तो जो एडहॉक पर नियुक्तियां हो गई, जी मैं किसी पर आक्षेप करने की मंशा से ये बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये बात जग जाहिर है कि एडहॉक पर बहुत सारे मानक फॉलो नहीं किए जाते हैं या बहुत गुरुजी, सारी इस पे आने शिथिलताएं वाला था होती मैं, हैं। आपने पहले उठा दिया, मैं इस पे आने वाला हूँ। है कि जो प्राधिकारी हैं, सक्षम हैं, वो अपने लोगों को हो सकता हो नियुक्त करते हों और फिर इस तरीके से एपीआई की बाध्यता बना करके, क्योंकि अब उनको 8-10 साल हो चुके हैं, योग्यता के बल पर वो न हो पाए हों परमानेंट, तो अब बैकडोर एंट्री का ये एक विकल्प हो सकता है। जी एक संभावना ऐसी भी, क्योंकि यह प्रश्न भी कई छात्रों ने उठाया है। और दूसरा प्रश्न तो स्पष्ट सा है कि ब्यूरोक्रेसी होना जो चाहिए वो सब जानते हैं, परंतु ब्यूरोक्रेसी एजुकेशनिस्ट को कमतर आंकने के लिए हर संभव प्रयास करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये कमाल ये है कि आप इस देखिए प्रश्न, अगर यदि हम यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बड़े अच्छे तरीके से यूजीसी के मानकों को पूरा करते हुए विज्ञापन निकाला है और उसके बाद स्क्रीनिंग का परिणाम निकाला है। आगे भी आयोग प्रायः अच्छी छवि रखते ही हैं, तो उनसे आशा भी यही की जा सकती है। परंतु आज तक यूपीएससी और या किसी स्टेट लेवल का जो सर्विस कमीशन है उसने प्रशासनिक सेवाओं के लिए निकाले जाने वाले पदों में योग्यता संबंधी हेरफेर नहीं किया है। स्नातक की डिग्री यूपीएससी के लिए एक अनिवार्य योग्यता है, वह तब से है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से और अभी तक है। परंतु ये शिक्षा के साथ कैसा छल है कि एक समय था एमए फर्स्ट डिवीजन पास को सीधे नियुक्ति मिलती थी, उसके बाद कालांतर में पीएचडी, फिर नेट, और आज इस स्थिति में आ गए कि एपीआई स्कोर की भी हमको जरूरत पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के रोजगार का छटनी के लिए ये नहीं बनाया है, सीधी बात यह है। गुरुजी, सीधा प्रश्न करना चाहूंगा आपसे तो फिर कि पुराना जो सिस्टम था जिसमें अनिवार्य अर्हता स्नातकोत्तर और नेट थी, वो सिस्टम था। एक ये एपीआई वाला सिस्टम है। क्या एपीआई वाला सिस्टम खराब है और पूरा वाला सिस्टम सही है? पहले साधारण सा उत्तर चाहूंगा गुरुजी, चर्चा मैं बाद में करना चाहूंगा। देखिए एपीआई वाला सिस्टम तब सही है जब उसको कुछ परमानेंट मानकों के तहत निर्धारित किया जाए, क्योंकि इस वर्ष अभी इस विनियम में एपीआई का सिस्टम कुछ अलग है, अगले में कुछ अलग हो सकता है कि अगले में पीएचडी यहाँ तक हो गई या पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि जरूरी हो। इसलिए अच्छा, दूसरी बात यह है कि यदि एपीआई वाले सिस्टम में हम करेंगे तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी, क्योंकि जो ब्रिलियंट माइंड है वो 12th के बाद अपने लिए कैरियर का एक निश्चित ऑप्शन चुनता है। सरकार भी चाहती है, चुनना भी चाहिए, यह नैसर्गिक न्याय भी है। अब ऐसी स्थिति में एपीआई बनाने के लिए व्यक्ति को, यदि मेरी एपीआई आज उस दायरे में आ रही है तो इसका कारण यह है कि मैंने अपनी सेवा के काफी वर्ष व्यतीत कर दिए हैं।
अब ये एपीआई यदि मैं परमानेंट हूं और संतुष्ट हूं, अनुकूल परिस्थितियों में हूं, तो मैं फिर अन्यत्र क्यों एक जगह जाने के बाद दोबारा दूसरी जगह जाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। और यदि मैं असंतुष्ट और यदि मैं एम्प्लॉयड नहीं हूं तो मेरी एपीआई आएगी कहां से? तो गुरुजी जो मार्क्स है, शिक्षण अनुभव के, वो आएंगे कहां से? तो गुरुजी सार आपका यह है कि ये जो नई प्रणाली है ये ठीक नहीं है। तो सीधी सी बात हो गई कि यदि एपीआई की बजाय स्क्रीनिंग परीक्षा को यदि महत्व दिया जाता तो कुछ अच्छी गुणवत्ता आती, ऐसा मेरा मानना है। जी गुरुजी, यह हमारा भी मानना है। ने भी कुछ सोचा होगा। यहाँ पे प्रश्नकार के हैसियत से मैं एक स्पष्ट मेरा कमेंट। जी गुरुजी, एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से काफी समय से शिक्षा स्तर पर बदलाव हुए हैं, लगातार बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान ज्यादा हुआ है। आपको सुन नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? जी, आप रिपीट करेंगे। जी गुरुजी, मेरा ये कहना है कि पिछले विगत सालों में शिक्षा के प्रति क्वालिटी घटी है लेकिन क्वांटिटी बढ़ी है। ये यदि रिसर्च की जाए तो यह नए नए विद्यालय खुले हैं, नए महाविद्यालय खुले हैं, एडमिशन हुए हैं, लेकिन वहाँ यदि आउटपुट की दृष्टि से देखा जाए तो क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है लेकिन क्वांटिटी बढ़ी है। अंक स्तर देखिए बच्चों का, पूर्व में जो बोर्ड हुआ करते थे उनमें 60% वाला ही टॉप हुआ करता था, 70% वाला जनपद टॉप कर जाता था। वर्तमान में बच्चों के अंक 100 अंक आते हैं। तो जिस तरह से पूरे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया है, उस बदलाव के नतीजे यह हुए हैं कि एक किस्म से फिल्टरिंग करनी पड़ी है। तो प्राइमरी स्तर के लिए जैसे शिक्षक बनने के लिए पहले जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी उससे चयन होता था, फिर परीक्षा प्रणाली आई, बीच में मेरिट सिस्टम भी था, तो वहां भी बदलाव हुआ है और अब वहां डीएलएड जैसी परीक्षा आ गई है। इसी प्रकार से माध्यमिक स्तर पर केवल कुछ डिग्रियां पा करके मेरिट लिस्ट पे अध्यापक बन जाया करते थे, लेकिन वहां भी बीएड जैसी डिग्री आ गई। स्नातकोत्तर स्तर पर कुछ राज्यों में, जैसे उत्तराखंड राज्य में भी बीएड की आवश्यकता नहीं थी, किंतु वहां बीएड आ गया, टीईटी आ गया। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा में, क्योंकि उच्च शिक्षा भी एक क्वालिटी शिक्षा है, तो यहाँ के स्तर के लिए किसी योग्यता, पीएचडी जैसे योग्यताधारी का या पीएचडी नेट, इस योग्यता को मानक मानना उचित है या नहीं है? इसमें मुझे व्यक्तिगत अपनी राय देनी पड़ेगी। उच्च शिक्षा के लिए पीएचडी अनिवार्य किया जाना यूजीसी का स्वागत योग्य कदम है, परंतु तब जब किसी पीएचडी के स्कॉलर को रोजगार की, अर्थात जिस क्षेत्र में वह शोध कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में उसको अध्यापन वृत्ति या तत्संबंधी आगे शोध कार्य जारी रखने की सुनिश्चितता प्रदान की जाए। अन्यथा की स्थितियां 5 साल पीएचडी कौन व्यक्ति करेगा जब उसकी जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है? तो इसलिए पीएचडी अनिवार्य होनी चाहिए कि यूजीसी ने स्वागत योग्य कदम होता, तब होता जब शोधोपरांत उसको उसके करियर की गारंटी होती, पर यह गारंटी दी नहीं गई। क्यों? क्योंकि शोध में गुणवत्ता लाए इसके लिए प्रयासों में कमी रह गई है। प्रयास हुए हैं परंतु कमी रह गई है, और बिना उस कमी को पूरा किए, बिना नियम को सुदृढ़ किए यहाँ पीएचडी अनिवार्य कर दी तो दिक्कत आ रही है। गुरुजी, मुझे ये लगता है कि पीएचडी अनिवार्य तो कर दी है, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि पीएचडी की अनिवार्यता के साथ अनुभव के 10 अंक और अवार्ड कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो वास्तविक, जैसे आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। हेलो गुरुजी, जी आपका जिस प्रकार का कथन है, यदि यह मान लिया जाता है कि पीएचडी की अनिवार्यता स्वागत योग्य कदम है,
तो पीएचडी की अनिवार्यता इस नए प्रारूप से तो दिखाई ही देती है, लेकिन इस और रही बात गुणवत्ता की, तो गुरुजी इसी बीच से हमें गुणवत्ता को चयन करना है। लेकिन गुणवत्ता का चयन मेरे अनुसार जो 10 नंबर का अनुभव है और 3 नंबर का अवार्ड है, ये दो चीजें बाधित कर रही हैं। क्योंकि जितने लोगों ने पीएचडी की होगी, इसमें से कुछ तो लोग होंगे जो वाकई में गुणवत्ताधारी होंगे, या किसी यूनिवर्सिटी ने यदि उसको गुणवत्ता सुधारने का अवसर न दिया होगा, प्रदर्शन करने का अवसर न दिया होगा, तो नियुक्ति में या जीवन के किसी कालखंड में जब उसे, जैसे पद, कभी कभी कुछ लोग प्रदर्शन तब करते हैं जब उन्हें मंच मिलता है, जब उन्हें करने को मिलता है। तो जैसे करने को मिलता है तो वो अपना प्रदर्शन दिखा सकता है। एक छोटा सा, अभी मैं उन दूसरे पक्ष में भी आऊंगा। जी, मैं बोलूं? जी जी देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट लेवल टेस्ट जो हायर एजुकेशन में जाने के लिए एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर हायर एजुकेशन में इंटर करने के लिए जो एलिजिबिलिटी बनाई, और उस एलिजिबिलिटी बनाने के बाद भी यदि संतुष्टि नहीं हो पाई तो हास्यास्पद हो जाती है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्रश्न यहाँ से है, मैं इसीलिए नीति को थोड़ा सा वो कहता हूं कि जब एलिजिबिलिटी आपने यहाँ बना दी तो उसमें क्या कमी रह गई कि आप उसको पीएचडी से पूरा कर रहे हैं, और पीएचडी में भी क्या कमी रह गई कि उसको आप अनुभव से पूरा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात हास्यास्पद ये है कि पीएचडी में जो पहले अभी नियुक्त हो, जो बहुत मतलब ये इसमें नियम अधिनियम की कितनी समस्याएं हैं वो अन्य चर्चा का विषय है, परंतु अधिकांश विश्वविद्यालयों में जो नई नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि नेट जेआरएफ होने के चलते नियुक्त हो गए, जिनकी पीएचडी पूरी नहीं हुई थी, उनको पीएचडी करने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, और प्रायः 5-5 साल से लोग लटके हुए हैं, पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इधर से अनुमति नहीं मिलती, उधर से अनुमति नहीं मिलती, बड़ी समस्या है। लेकिन आप ये समझिए कि जो हाँ, ये जो अधिनियम है ना, ये जो विनियम है ना 2018, इसमें एक बात आई है कि पीएचडी करने के दौरान यदि कहीं शिक्षण करता है तो वह अनुभव काउंट नहीं किया जाएगा एपीआई स्कोर में। जी। ये तो यूजीसी से पूछा जाना चाहिए था कि आखिर ये अनुभव, किस अनुभव की आप बात कर रहे हैं? क्या उन लोगों के अनुभव की बात कर रहे हैं कि जिनको नियुक्त किया जाना है, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको नियुक्त किया जाना है तो हित में किया जाना चाहिए। उसके लिए तो उन लोगों की बलि देना जो कि असिस्टेंट हायर एजुकेशन में आने के लिए जिन्होंने अपने अध्ययन की शुरुआत की है। बच्चा छोटेपन में एक लक्ष्य तय करता है ना जी, तो नहीं सही डॉक्टरों की तरह, नहीं सही इंजीनियरों की तरह, नहीं सही आईएएस पीसीएस की तरह, परंतु 1000 में एक व्यक्ति होता है कम से कम जो बचपन से यह सोचता है कि मैं आगे चल करके उच्च शिक्षा में सेवा दूंगा, मैं भी प्रोफेसर बनूंगा जी, अध्यापक बनूंगा। अभी हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो मैं प्रोफेसर का नाम ले रहा हूँ, ऐसा भी होता है, परंतु उसकी इतनी अनदेखी करना कि नीति का थोड़ा सा लूप होल तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुरुजी उसके अनुभव कहाँ से लाए? क्या किया जाना चाहिए था ऐसा जिससे पीएचडी वालों को भी संतुष्टि मिलती, तो उनको भी ये रहता है कि हमने पीएचडी की हुई है, हमें कुछ वरीयता हो, और जो नेट वाला है उसको भी संतुष्टि रहती, ताकि दोनों के दोनों प्रतिस्पर्धा में अपने अपने वरीयता के अनुकूल शामिल होते हैं, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि हम पीछे रह गए, हमें अवसर न मिला। क्योंकि वर्तमान के नियम के अनुसार गुरुजी मैं ये भी देख रहा हूं कि जो केवल नेटधारी है वो भी असंतुष्ट है, जो पीएचडी धारी है जिसके पास सारी योग्यताएं हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो भी असंतुष्ट है, जो प्रतिभावान है वह भी असंतुष्ट है, और जो प्रतिभावान होना चाहता है वह भी असंतुष्ट है। संतुष्ट है कौन? जो इतने सालों से जिसके पास रोजगार नहीं था, जो किसी तरह से किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था, जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन थी ही, क्योंकि
किसी भी विद्यालय में यदि एडमिशन लेते हैं तो कुछ ना कुछ निकाल करके वापस ले ही आते हैं, और जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है वो बच्चों को 60% नंबर देती ही है। तो वह व्यक्ति इस समय खुश है क्योंकि वह एपीआई में अधिक अंक ला रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पूर्ण योग्यता रख रहा है। तो सभी लोग शामिल होते और सभी को अपने अपने किए का भी फायदा मिलता, ऐसा क्या नियम हो सकता था? देखिए, नियम तो वहीं से तय होता है जहां एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका नाम रखा ना। जी गुरुजी। तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट को सुदृढ़ किया जाना, एक अध्यापक हैं उत्तराखंड के, वो बहुत लंबे समय से मांग करते हैं कि चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो, किसी भी स्तर का विश्वविद्यालय हो, है तो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का केंद्र है जी। और वो जो मैं 1000 में से एक शिक्षक की बात कर रहा था, वो शिक्षक, क्योंकि उत्कृष्ट शिक्षक ही सब चाहते हैं ना, यूपीएससी के चयनित कैंडिडेटों को प्रशिक्षण देने में भी वही काम आते हैं, उन्हीं की लिखी किताबें पढ़ के सारा शासन प्रशासन चल रहा है। तो उनको चयन करने के लिए कोई एक निर्धारित मापदंड, एक क्राइटेरिया यहाँ पर तो होना चाहिए था, और वो कोई क्राइटेरिया अभी तक है नहीं, क्योंकि भाई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी तक को हम एक क्राइटेरिया मान रहे थे कि भाई यदि हमारे पास नेट स्लेट सेट कुछ है तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं कम से कम, परंतु आज की डेट में ये मानक ध्वस्त हो चुका है, जो एक ब्लंडर है, क्योंकि कोई मानक ही नहीं है। किस मानक पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि अभी यदि 1 साल की छूट को मद्देनजर देखें तो नेट भी एलिजिबल है, जहां पे जैसे कि हम कुछ संवर्ग में देख रहे हैं कैंडिडेट केवल नेट के बल पर भी सिलेक्ट हुए, बहुत ज्यादा शोध पत्र की भी जरूरत नहीं पड़ी है, पीएचडी की भी जरूरत नहीं पड़ी है, केवल नेट के बेस पर ही 50-52 अंक में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। कुछ लोग जो 95, 94, 93 अंक में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं आफ्टर पीएचडी, और कईयों के पास तो अनुभव भी है तब भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो ये है तो सही, लेकिन मेन जगह एक ही है कि कोई एक जो मानक सरकार ने तय किया था, यूजीसी ने तय किया था कि नेट की परीक्षा होगी और उसका नाम एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा था। अब वो एलिजिबिलिटी टेस्ट, यदि एलिजिबिलिटी तो उसकी हो गई, जब हो गई तो फिर आप उसको रोक कैसे सकते हो, और अदरवाइज उसका नाम हटाइए एलिजिबिलिटी से। प्रश्न तो यहाँ है। जी। अच्छा, दूसरी एक बात और कहें कि अच्छा, ये चीज तो आपको पीएचडी में ही पहले तय कर देनी चाहिए कि पीएचडी में एंट्रेंस हम उसी को देने देंगे जिसका एपीआई यहाँ तक फिक्स है कि वो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संघर्ष करेगा, अदरवाइज 5 वर्ष उसके क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? जी भाई, उसको वृत्ति नहीं मिलनी है, बेरोजगारी उसने रहना है, जब उसने पकौड़ा ही बेचना है पीएचडी करने के बाद, तो फिर उसको पहले ही रोक दो पीएचडी करने से। जी, पीएचडी करने में इतने धन का व्यय क्यों करना है? तो पीएचडी करने से तो गुरुजी उसको 25 अंक मिलेंगे ना। तो होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इसमें सुधार की गुंजाइश है ही है इस उसमें। पर गुरुजी प्रश्न ये है कि क्या सुधार किया जाए, थोड़ा सा इस बिंदु पर यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। हाँ, कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। क्या किया जा सकता था इस बिंदु पर थोड़ा सा? मुझे लगता है गुरुजी, क्या ऐसा संभव नहीं था कि नेट जो ये क्राइटेरिया तय किया है, ये सारा क्राइटेरिया सिर्फ पीएचडी पर विवाद है, तो क्या ऐसा संभव नहीं था कि पीएचडी के कुछ अंक दे दिए जाते? इतने अंक नहीं कि नेट वाला उसको पार ही ना कर सके, इतने अंक की नेट वाला अगर चाहे तो परीक्षा के माध्यम से उसको पीछे कर सके। तो कुछ जैसे अन्य जगह भी किया जाता है, वहाँ किसी को अनुभव के अंक दिए जाते हैं, किसी को डिग्री के अंक दिए जाते हैं, तो कम अंक दिए जाते और परीक्षा भी कराई जाती, तो जो परीक्षा और दोनों में सफल होता उसका चयन किया जाता। क्या यह संभव नहीं था? क्या यह उपाय सार्थक हो सकता है या नहीं, ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, यदि ऐसा उपाय भी किया जाता तब भी उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते, क्योंकि ये जो पूरी पद्धति है ये विदेशी पद्धति है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी चल रहा है विदेशी पद्धति से चल रहा है, वरना तो एक मानक फिक्स करने के बाद जैसे यूपीएससी ने किया है ना, वो भाई बुद्धिमान लोग हैं, उनको वो सत्ता पर काबिज हैं, वो बहुत स्वदेशी पद्धति क्या किया जाए, स्वदेशी पद्धति क्या हो, यह प्रश्न है।
जैसे यूपीएससी भाई एक निर्धारित मानक होना चाहिए कि हर वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति निकले और उसमें एक परीक्षा हो। जब तक एक परीक्षा नहीं होगी, भाई यूजीसी ने एक परीक्षा की थी तो उसके बाद जरूरत क्या पड़ गई उस चीज को बदलने की? मेरा प्रश्न तो यह है। होनी चाहिए। तो अब तो लूप होल्स आएंगे ही आएंगे। जी गुरु, अर्थात तात्पर्य यह है कि परीक्षा होनी चाहिए, यह स्वदेशी पद्धति है। एक मानक परीक्षा होनी चाहिए, उस मानक परीक्षा यही समाधान है। एक मानक परीक्षा हो और वह मानक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह ठीक है, उसके बाद साक्षात्कार हो सकते हैं जी, साक्षात्कार होने चाहिए, परंतु वह मानक परीक्षा के बाद कुछ हो या ना हो उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जी। तो वर्तमान सिस्टम में ये जो एपीआई का परीक्षा पास कर एपीआई है, यह गलत प्रणाली है, यह सार निकल करके आया। देखिए, मैं गलत प्रणाली है या सही प्रणाली है यह कहने का अधिकारी तो नहीं हूं, परंतु मुझे प्रतीत होता है एक अभ्यर्थी होने के नाते भी और एक भारतीय विश्वविद्यालयों की पद्धति को थोड़ा बहुत समझने के नाते भी कि निश्चित रूप से यदि कोई मानक परीक्षा को ही विकल्प बनाया जाता और उसके बाद परीक्षाएं होती संबंधित के लिए तात्कालिक परीक्षाएं तो उचित होता। जैसे कि यूपीएससी के लिए स्नातक मानक परीक्षा है, उसी तरीके से अध्यापक को कुछ यदि आप श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो एक नेट स्लेट जैसी एक मानक परीक्षा रख देते और उसके बाद ये उसकी एंट्री होती। अदरवाइज तो विसंगतियां होंगी क्योंकि प्रतिभा का हनन तो होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिभा पलायन करेगी, प्रतिभा दूसरे सेक्टर में पलायन करेगी, क्योंकि जिसका एपीआई 93 है और जो पिछले 5-7 साल से या 10, क्योंकि भाई शिक्षण अनुभव से भी कौन सा बड़ा फायदा हो रहा है, 10 अंक या जितने भी अंक मिल रहे हैं, यदि कोई 15 साल से एडहॉक पर पढ़ा रहा है तो उसको कौन सा फायदा हो रहा है, उसको कौन सा 30 अंक मिल गए, नहीं मिले ना। तो इसलिए कुछ को संतुष्ट करने के चक्कर में या वही कि कुछ लोगों की साजिश भी हो सकती है, भाई रस्म के बल पर अपने लोगों को रखा हो और उनको बैकडोर से एंट्री दिलानी हो, कई बातें हो सकती जी गुरुजी, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसी जी। इसी पर ये मेरा एक अनुभव है वो आपसे साझा करना चाहूंगा कि जब से ये एपीआई स्कोर का नियम आया है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार वैकेंसीज निकल रही हैं और धड़ल्ले से निकल रही है। जो वैकेंसी कुछ साल पूर्व राजनीतिक षड्यंत्र से निकलती थी, जिसमें ये प्रतीत होता था कि जब तक किसी संस्था का कोई अपना निर्धारित व्यक्ति नहीं है तब तक वो वैकेंसी नहीं निकालती, इस तरह का अपना एक संदेह रहता था। और यही मानक तय करने से अधिकतर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होना है जिनके पास 5 साल का अनुभव है। और आप जानते हैं कि 5 साल के अनुभव किसके पास है? वो 5 साल का अनुभव उन लोगों के पास है जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहीं सीधी भर्ती नहीं निकाल पाए। यदि वो भी सीधी भर्ती निकालते, चाहे प्राइमरी की भर्ती निकालते, चाहे क्लर्क की भर्ती निकालते, चाहे किसी की भर्ती निकालते, वो वहां जमते। या फिर वो लोग जमे हुए हैं जो घर से संपन्न थे। तो इस पूरी के पूरे सिस्टम से केवल कुछ चुनिंदा लोगों का फायदा है और जो धड़ल्ले से वैकेंसियां निकल रही हैं, यदि उन्हीं का फायदा हो गया तो आने वाले 10 सालों में जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, जो वास्तविक योग्यताधारी है, उसके लिए पद नहीं बचेंगे। और हमारी पीढ़ी, आपकी नहीं हमारी पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी है उससे 2 साल बड़े योग्य अभ्यर्थी और उससे 3 साल नीचे के अभ्यर्थी, हम 5 साल वालों को आने वाले समय में नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे हमने पीएचडी की हो, चाहे हमने नेट किया हो, चाहे हमारे पास कोई भी योग्यता हो, यह संभावना नजर आती है। तो क्या आप इस संभावना पर सहमत हैं या अपनी टिप्पणी देंगे? क्या ऐसा संभव है, ये कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो चाहे वो नीतिगत पक्ष हो या सरकारी पक्ष हो, मैं सकारात्मक की संभावना करूंगा कि कुछ अच्छा होगा। परंतु हाँ, यह एक बात देखिए कि क्या इंजीनियर बनने के लिए
कोई बड़ी कंपनियां अपने यहाँ इंजीनियर रखने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज से सामान्य रूप से डिग्रीधारी को सिलेक्ट कर लेती हैं क्या? उनको भी आईआईटी का प्रोडक्ट चाहिए होता है और हर कोई आईआईटी में नहीं जा सकता है। उसी तरह हर कोई शिक्षक भी नहीं बन सकता है, लेकिन आम धारणा ये बनी है कि लास्ट में जब किसी काम का न रह जाए तब हायर एजुकेशन में आ जाए। जी। तो इसलिए संभावनाएं तो अच्छी मैं व्यक्त करता हूं, परंतु हाँ, अच्छा, जो आपका मूल प्रश्न है उसका मूल उत्तर यह है कि हायर एजुकेशन को जब तक रोजगार की दृष्टि से देखा जाएगा तो तब तक तो स्थितियां ऐसी होंगी, क्योंकि सरकारें रोजगार देने के नाम पर इस तरह की हथकंडे अपनाएंगी, कभी घटे तो होगी, कभी बढ़े तो होगी। इसलिए फिक्सेशन तो होना ही चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, ये कहीं पर मानक फिक्स होना चाहिए कि यहाँ पर डिसाइडिंग पॉइंट हो, आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, वरना ये कभी फिक्स हो ही नहीं पाता है। जी। तो गुरुजी, अब प्रश्न ये बनता है कि यदि ये व्यवस्था गलत है तो इस व्यवस्था को रोकने के लिए जो प्रभावित छात्र हैं या कुछ संस्थाएं, इन्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, इन चीजों का जो पूर्ववर्ती और वर्तमान तक जितने भी विनियम है और जो यूजीसी का एक्ट 1956 है, उस चीज का थोड़ा सा अध्ययन करके इस चीज को हमारी न्याय व्यवस्था के सम्मुख भी रखा जा सकता है और इस चीज को जो है अच्छे मंचों पर भी रखा जा सकता है। विशेषतः अब तो स्थितियां ये है कि भाई यूजीसी को यदि भेजा भी जाए जब, तो बहुत जल्दी तो वहां पर कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। न्याय व्यवस्था हमारे पास है और इसमें बहुत लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं और मूलतः इसको रोजगार की दृष्टि से देखेंगे जब तो हताशा भी उत्पन्न होगी, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से देखेंगे और इसको एक राष्ट्र की भावना से देखेंगे कि हमारी जो शिक्षा है वह उच्च गुणवत्ता युक्त हो पाए, अच्छी हो पाए, और यदि हम काबिल हैं तो भाई अपने आप समझ में आ जाता है हमको कि जाने योग्य हैं कि नहीं है, तो तय हो जाते हैं मानक। तो उस तरीके से प्रयास किए जा सकते हैं, न्याय व्यवस्था का आश्रय लिया जा सकता है, लेना चाहिए। तो दो उपाय गुरुजी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी गुरुजी, दो उपाय आपने बताए। एक तो बताया कि न्यायिक व्यवस्था से, एक बताया मंच से। तो गुरुजी, न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था की जिसको पूरी प्रणाली पता होगी वो न्याय व्यवस्था तक जा सकता है, उससे बदलाव हो सकता है। लेकिन जो मंच हैं गुरुजी, मंच राजनीति के शिकार होते हैं। जहां मंच को ये पता चलता है कि कोई सरकार को चैलेंज करने वाली बात मंच में आने वाली है, वो मंच उस बात को आने नहीं देता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मंच में शांति चाहता है। तो मंच में यह बात कितनी संभव है? देखिए, ये थोड़ा सा अलग बात हो गई, परंतु भारत लोकतांत्रिक पद्धति का एक देश है जहां लोकतांत्रिक तरीके से भी कई सुधार हुए हैं और कई नहीं हो पाए हैं, उनके भी होने की मैं आशा करता हूं। तो यहाँ भी हो सकता है लोकतांत्रिक तरीके से भी। दूसरा, न्यायिक अधिकार हमारे बड़े मजबूत हैं, भारतीय न्यायपालिका बहुत हमारे लिए एक सहारा है, तो आश्रय तो लेना चाहिए। बाकी यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, और वैसे यत्न करने पर क्या सिद्ध नहीं होता है। गुरुजी, वर्तमान में चूंकि पहले तो आपको हार्दिक बधाई। जो लोक सेवा आयोग की स्क्रीनिंग परीक्षा है उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, यद्यपि यह मुझे बधाई पहले ही दे देनी चाहिए थी, लेकिन प्रसंग यहाँ पे शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पे बधाई देना चाहूंगा आपको। तो आपको सर्वोच्च रैंक पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ जानना चाहूंगा गुरुजी कि क्या वर्तमान में यदि कोर्ट में जाया जाता है या कुछ किया जाता है तो क्या आयोग वर्तमान में इस भर्ती परीक्षा को यहीं रोक करके स्क्रीनिंग परीक्षा करवा सकता है? क्या न्यायिक व्यवस्था यह इजाजत देती है कि इतना प्रकरण हो जाने के बाद भर्ती निरस्त कर दी जाए और दोबारा स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाए? जी देखिए, हमारी भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके प्रति भी हमारा सम्मान है, मैं गुणवत्तापूर्ण मानता हूँ। हमारा जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसकी भी प्रक्रियाएं बहुत गुणवत्तापूर्ण रहती हैं और मुझे पूरा विश्वास है यदि कहीं कोई चूक रही होगी तो निश्चित रूप से आयोग उसका संज्ञान लेके सुधार करेगा। और निश्चित रूप से मैं उच्च शिक्षा के लिए कहता हूँ, भले ही यदि इसमें कुछ
संशोधन होते हैं तो मेरे भी व्यक्तिगत हित प्रभावित हो सकते हैं, परंतु यदि वह गुणवत्तापूर्ण अच्छे के लिए होते हैं तो होने चाहिए, व्यक्तिगत हित भी प्रभावित होने चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें संज्ञान लेगा, क्योंकि देखिए आयोग ने सुधार किए हैं संस्कृत शिक्षा के मामले में। गुरुजी, देखिए आयोग तो नीति का तौर पे चल रहा है। आयोग यूजीसी के अनुसार ही चलेगा। तो यूजीसी जब तक इजाजत नहीं देगा, आयोग तो अपने अनुसार ठीक है। आयोग ने तो कहीं भी कुछ गलत नहीं किया है। तो मैं यदि यूजीसी आयोग को बदलाव करना है तो आयोग से पहले तो यूजीसी को बदलाव करना होगा। देखिए आयोग भी कभी कभी कुछ चीजों में सुधार किया है, जैसे कि आचार्य को मान्यता देने न देने में, स्वीकार करने न करने में आयोग ने बदलाव किए हैं। इस बार स्वीकार नहीं किया है। गुरुजी, इस पे भी मुझे आपत्ति है। हाँ। इस पे भी आपत्ति है। सुधार नहीं किया है, बिगाड़ दिया है। जैसे इसलिए बिगाड़ दिया है कि इससे पहले जब 2015 में हमने गुरुजी 2018 प्रवक्ता भर्ती में मैं चयनित हुआ हूँ। 2015 में भी मैंने फॉर्म भरा था, अभ्यर्थन किया था। 2015 की प्रवक्ता भर्ती और 2018 प्रवक्ता की भर्ती का जो विज्ञापन है, जो विज्ञप्ति है, जो रूल रेगुलेशन है, एक भी शब्द बदला नहीं है। 2015 में उसी नियम पर आचार्य डिग्री धारी सेवारत है और उसी विज्ञप्ति में 2018 में आचार्य धारी को बिना किसी वजह के बाहर कर दिया जाता है। और हमारे संस्कृत जगत के दो धुरंधर संस्थाएं, उनमें भी एक संस्था नहीं है, संस्था के व्यक्ति है जो फेसबुक से कट पेस्ट कॉपी करके अपने हिसाब से मुद्दा बनाकर लोक सेवा आयोग में प्रेषित करते हैं और वहां से डिग्रियों को जुड़वाते हैं, जबकि वहां आचार्य के लिए पहले से समकक्ष शब्द उपलब्ध है, जो समकक्ष राज्य देश के गैजेट के अनुसार आचार्य डिग्री को योग्य ठहराता है। तो उसको व्याख्यायित करने की बजाय उन धुरंधरों ने वहां डिग्रियां दे दी हैं। उस डिग्री का अभी लोगों को लग रहा है कि सकारात्मक है, लेकिन उसके बीच जो कुछ लूप होल्स हैं, संस्कृत शिक्षा में चल रहे सभी डिग्रियों का उल्लेख क्या उस व्यक्ति को है जिसने इसको पास कराया है और अपने नाम का गुणगान करवा रहे हैं? नहीं है। उल्लेख एक सामान्य सा करता हूँ, शायद मैंने देखा भी, अभी मेरे पास होता तो मैं प्रामाणिक रूप से कर देता। गुरुजी, वहां व्याकरण के बहुत शाखाएं चलती हैं। कहीं नव्य व्याकरण है, कहीं केवल व्याकरण है, कहीं प्राच्य व्याकरण है। यदि आपने वहां डिग्रियों का उल्लेख करवाया है, सोचिए कि वहां नव्य व्याकरण को करवा दिया, क्योंकि नव्य व्याकरण उनके समक्ष है। प्राच्य व्याकरण को करा दिया, प्राच्य व्याकरण समक्ष है। व्याकरण जो कि बीएचयू में चलती है, बीएचयू में व्याकरण मात्र चलता है। अब यदि व्याकरण वाला अप्लाई करता है, अगले दिन आयोग भले उसको बाहर न करे, जिस व्यक्ति का माना कि व्याकरण वाला दूसरे रैंक पे है, 2 ही पोस्ट हैं, तीसरे रैंक पे नव्य व्याकरण वाला है जिसका उल्लेख विज्ञापन में है, तो क्या तीसरा वाला दूसरे वाले को बाहर नहीं करवा देगा? तो ये तो बच्चों की आपस में ही लड़ाई हो गई, जबकि समकक्ष शब्द में डिग्रियां नहीं बल्कि संपूर्ण आचार्य शामिल था, चाहे उस आचार्य में नव्य व्याकरण की डिग्री हो, चाहे उसमें साहित्य की डिग्री हो, चाहे ज्योतिष की डिग्री हो। तो अभी कुछ दिन पूर्व विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी मंच से इसका श्रेय लिया जा रहा था कि हमने करा दिया, जबकि अनुचित किया। और इस संदर्भ में मेरा यह कहना था गुरुजी कि डिग्रियों को चेक करने के लिए राज्य सरकारें वहां किसी अधिकारी को बिठाती है, जो कि जब काउंसलिंग होती है तो वो चेक करता है। यह तो उस अधिकारी का काम है कि भारत में चल रही डिग्रियों में आचार्य की डिग्री कौन से नियम के अंतर्गत आती है, उसको देखना चाहिए था और उसको अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस अधिकारी ने अपना कर्तव्य छुपाने की जगह आचार्य वालों को नोटिस दिया कि आपकी डिग्री अनुकूल नहीं है, अनुकूलता दिखाइए। और जो छात्र हैं उन्होंने इतनी एक जो क्या कहते हैं न्यूनता की कि यूनिवर्सिटी या किसी के भी कहने पर वहां यह लिख करके आ गए कि जो आचार्य है वह संस्कृत ही है। तो आचार्य संस्कृत ही कैसे हो सकती है? आचार्य आचार्य होगा, संस्कृत संस्कृत होगा।
उन्हें आचार्य को संस्कृत से जोड़ना चाहिए था कि संस्कृत के अंतर्गत आचार्य आता है। लेकिन क्योंकि कानूनी शब्दावली का यहाँ बड़ा उल्लेख होना चाहिए, लेकिन समकक्ष आप नहीं तो आयोग को ही पूछा जाता कि 2015 में समान विज्ञप्ति में आचार्यधारी सिलेक्टेड कैसे हैं। मुझे मेरा जो अनुभव है और मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे तो बस इतना ही कहूंगा कि समस्या जड़ में है और हम ऊपर वाले मल्ले को सुधार रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी इस पे भी शायद संभव है कि अगले दिन मैं वीडियो उपस्थित करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि बच्चे खुद की लड़ाई खुद करें, लेकिन बच्चों ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम बिगड़ गया है। यदि समकक्ष शब्द ही रहता तो ज्यादा उचित प्रश्न होता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कि जो चाहे वर्तमान में चाहे पूर्व में बहुत गड़बड़ियां कई बार देखी गई हैं, उसमें लड़ाइयां क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ी जा सकी? क्योंकि गुरुजी सब वजह क्या रही है? स्वार्थ आ जाता है बीच में। और जो अगर संस्कृत के संदर्भ में कहें तो संस्कृत में नेतागिरी बहुत है। किसी को जड़ विष का पता नहीं है कि विष पड़ा कहाँ है, उन्हें बस ये खबर है कि विष पड़ा है, बस इतने में ही हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। यद्यपि यह जानने का यदि प्रयास किया जाए कि विष कहाँ पड़ा हुआ है, तो जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान भी होता है। हमने अपने जीवन में कराए हैं। जब आयोग द्वारा शास्त्री डिग्री उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की नहीं ली गई थी, तो बाकायदा हमने आयोग में जाकर के उसे एप्लीकेबल करवाया था और उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास भी हैं। लेकिन नेतागिरी की थी संस्कृत के कुछ अन्य लोगों ने। इसके गवाह अमर उजाला जो जी इसमें ऐसा है कि संस्कृत को यदि हम लें तो संस्कृत भी एक प्रसंग है, इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए। परंतु इसमें क्या है कि संस्कृत में कोई लीडरशिप है नहीं, गिरी जरूर हो सकती है, परंतु जो नेतृत्व है संस्कृत में वो दिखता नहीं है जो दिखना चाहिए था। जी, और उचित मार्गदर्शन की भी कमी है गुरुजी। फिर स्वार्थ भी है। आप देखिए कि उत्तराखंड में 100 विद्यालय हैं, लेकिन उन विद्यालयों में स्वार्थ वसात ही नियुक्तियां नहीं आ रही हैं। वरना आप देखिए, फेसबुक पे देखिए, कहीं उचित मंचों पे देखिए, बड़ी बड़ी बातें नेतृत्व की बातें की जाती हैं। लेकिन यदि नेतृत्व है तो क्यों नहीं 100 विद्यालयों में जितने पद हैं उनको निकाला जाता। जब वहां पद होंगे तो विद्यार्थी भी प्रवेश लेंगे, और जब विद्यार्थी बढ़ेंगे तो पद भी सृजित होंगे। आने वाले समय में जितने संख्या में छात्र जाएंगे उतने संख्या में पद भी सृजन करने होंगे। लेकिन गुरुजी कुछ मेरा खुद का एक शोध है, जिसमें मैंने जब उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में नैक टीम अन्वेषण के लिए आई थी, तो उस समय मैंने ये तुलनात्मक अध्ययन किया था कि किस तरह से छात्रों की संख्या घट रही है। तो घट इसीलिए रही है क्योंकि विद्यार्थियों के पास योग्य शिक्षक नहीं है। अब पेरेंट्स को पता चल रहा, हमारे काल में घर वालों को पता नहीं था कि संस्कृत का मतलब क्या। लेकिन जिस तरह से विद्यार्थी निकल रहे हैं, सफल हो रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, इस तरह से घर गांव में भी लोगों को पता लग रहा है कि संस्कृत का मतलब केवल पंडिताई नहीं है, विद्वत्ता भी है और रोजगार भी है। तो कुलदीप जी, अच्छे की आशा हम करते हैं। बाकी व्यक्तिगत बड़ी कहना कुछ भी अच्छा नहीं है, पर यह है कि हाँ, नेतृत्व की आवश्यकता है और नेतृत्व का संपूर्ण अभाव है। जी गुरुजी, अब इस यहाँ हमने ये पाया कि इस नियम को सुधारने के लिए क्या कहते हैं, उचित मंच और न्यायिक व्यवस्था है। तो हाँ, और नाम है आपका लोकतांत्रिक देश है जी, और न्यायपालिका का यहाँ पर गौरवपूर्ण स्थान है। बहुत अच्छे अच्छे निर्णय न्यायपालिका के हुए हैं। और केशवानंद भारती केस के बाद जो हमारी संविधान की मूल भावनाओं में सुरक्षा का जो भाव आया है वो हमको बड़ी मजबूती प्रदान करता है। तो लोकतांत्रिक तरीके से न्यायिक पद्धति का आश्रय लेकर के
सुधार किए भी जा सकते हैं और करने भी चाहिए। तो गुरुजी यदि कोर्ट जाया जाता है तो चैलेंज लोक सेवा आयोग को किया जाए या यूजीसी को किया जाए या दोनों को किया जाए ताकि यह भर्ती रुक सके और स्क्रीनिंग परीक्षा के बजाय परीक्षा हो सके। देखिए, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अब यह तो अध्ययन का विषय होगा और इसमें यदि त्रुटियां है तो पहले इसका अध्ययन हो, और यह बहुत गंभीर विषय है। इस पर इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और थोड़ा सा कुछ देखिए, आयोग की भी अपनी जो छवि है वह बहुत मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी है। तो आयोग के किए गए कार्य को बड़ा बारीकी से देखना होगा, उसके बाद ही उस पर कुछ कहा जा सकता है। अब गुरुजी एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आप पहले से ही उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। जी। एक अच्छी खासी संस्था में एक सम्मानित पद में इतने सालों का अनुभव होते हुए लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में आपने प्रतिभागिता की है, तो वहां तो आपको क्षति होने जा रही है। तो अपना स्वर्णिम अवसर छोड़ करके आपने इसका चयन किया है, इसके पीछे का क्या कारण है, यह जानना चाहूंगा। देखिए, मेरे को इसका उत्तर मेरे पास हो भी कैसे सकता है, इसका उत्तर तो सक्षम लोगों से पूछा जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए। मुझे प्राथमिक तौर पे तो आपसे ही पूछा जाना चाहिए। यदि आपसे न पूछा जाए तो वो सक्षम लोग कौन से हैं जिनसे यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए? ऐसा होता है ना कि बच्चा नादानी क्यों कर रहा है, ये माँ से पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ माँ किसे समझा जाए? हाँ, तो देखिए, हमारे जो शास्त्र है वो तो कहते हैं कि भाई मातृवत परदारेषु, तो सभी जगह स्त्रिया समझता किल देवी वेदा, तो जो जो संबंधित है उनसे पूछा जाना चाहिए और जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लूप होल्स है। गुरुजी क्या आप परिस्थितियां रहती होंगी। इस तरह से घुमा करके जवाब आप इसलिए तो नहीं दे रहे हैं कि इन संदर्भों से मैं परिचित हूँ? नहीं, मैं देखिए व्यक्तिगत किसी चीज पर नहीं जाता, मैं हर चीज में सकारात्मक सोचता हूँ और मैं किसी चीज में वो नहीं रहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी बलि से भी यदि मातृ देवी, कुल देवी, कोई भी देवी प्रसन्न होती हो तो प्रसन्न तो हो। जब से आपका नाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्क्रीनिंग परीक्षा के में टॉप रैंक पर है, तब से बहुत लोग यह जानने के इच्छुक हैं। इसीलिए मैं यह व्यक्तिगत प्रश्न सिर्फ अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि यह सोशल मीडिया में भी प्रचारित हो रहा है। तो मैं सब लोगों की जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि पहले से प्रतिष्ठित पद पर होने के बाद, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जैसी संस्था में होने के बाद अपना अनुभव छोड़ करके इसके बाद तो आपने जल्दी एसोसिएट प्रोफेसर बनना था, लेकिन यहाँ 5 साल का त्याग रूपी चैलेंज, रिस्क लेकर के आप आयोग की भर्ती में शामिल हो रहे हैं, जहाँ की यदि आप महाविद्यालय में शामिल होते हैं तो वहां तो केवल प्रिंसिपल यदि बने तो प्रोफेसर बन सकते हैं, अन्यथा वहाँ असिस्टेंट और एसोसिएट होते हैं। बाकी जितनी जानकारी है और भी होगी, लेकिन यहाँ मुझे घाटा लगता है। तो ये घाटा क्यों सहन कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे लिए मेरा ये बहुत प्राथमिक लक्ष्य था कि मैं हायर एजुकेशन में आऊं जी। तो इसलिए मेरे लिए घाटा फायदा कुछ नहीं है। घाटा फायदा देखिए ऐसा है, मैंने पहले मेरा निर्धारित मानक है कि हायर एजुकेशन को मेरी विनती भी रहती है कि रोजगार के लिए लेना ही नहीं चाहिए जी। तो यदि मैं इसको रोजगार के लिए नहीं लेता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं इसको सब जगह सुनता भी हूँ आदर्श के रूप में, तो फिर यह घाटा किसका हुआ? मेरा तो घाटा हुआ नहीं, क्योंकि मैं कोई रुपये पैसे के लिए तो बना नहीं हूँ। हो सकता है कि चाय की दुकान भी अगर मैं खोल लूँ तो रुपये पैसे अधिक और प्रतिष्ठा भी अधिक अर्जित कर सकता हूँ। ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि प्रतिष्ठा भी अधिक अर्जित कर सकता हूँ।
तो इसलिए घाटा मेरा नहीं है, इसलिए माताओं से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उनके दूध में क्या कमी रह गई या कौन सा यानी दूध संस्था बना के दिया है। आपके जो सीनियर है संस्था है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आपका कर्मचारी आपकी संस्था को नहीं छोड़ देखिए, मैं करके दूसरे संस्था। अपनी संस्था के प्रति जब से हूँ तब से और जब तक रहूंगा तब तक पूर्ण निष्ठा है मेरी। मैं अपनी संस्था पे ना आक्षेप करता हूँ, ना करना सुनना भी नहीं चाहता हूँ, और मैं पूरी मन वचन कर्म से अपनी संस्था के प्रति निष्ठावान हूँ। और मैं नहीं मानता हूँ कि मेरी संस्था ही का कोई वो है, लेकिन ये है कि हाँ दिक्कतें हैं। यदि ऐसा कहीं भी हो रहा है तो ये दिक्कत का नमूना होता हो सकता है। मेरे साथ कोई दिक्कत ना हो, परंतु ये दिक्कत की बात है, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, उठना चाहिए। और लेकिन ये प्रश्न यदि आप मुझसे करेंगे तो मैं भी वही जवाब दूंगा कि मेरे से नहीं, ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान है, ये राष्ट्र का नुकसान है, ये राष्ट्र का नुकसान है। गुरुजी, आपका उत्तर यदि कोई श्रोता सुनेगा तो उसे कोई समझ नहीं आएगा। यद्यपि मैं समझ रहा हूँ, परंतु श्रोता यदि सुनेगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर बात क्या चल रही है और प्रतिक्रिया क्या आ रही है। तो अगला जी मैं बताता हूँ। देखिए, समझ में वह व्यक्ति समझ के भी क्या करेगा, क्योंकि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, जो कुछ कर नहीं सकता जी। तो इसलिए जिसको समझना हो हमसे वो जो 2-4 दिन हमको देख ले सो समझ जाएगा। जी। तो गुरुजी, अगला प्रश्न हमारा यह है कि यदि क्या आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, साक्षात्कार में सम्मिलित होंगे, या आपने जो यह इससे एक संदेश खड़ा करना था, वह संदेश माताओं तक पहुंच जाए और वो आप तक संपर्क करें और थोड़ा सा स्तर आ जाए तो आप वहां साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं होंगे। तो क्या आप साक्षात्कार में सम्मिलित होंगे या नहीं? देखिए, मैं पराधीन हूँ, इसलिए साक्षात्कार में सम्मिलित होऊंगा या नहीं होऊंगा यह पूरी तरह मेरे में निर्भर नहीं। जी। या साक्षात्कार देने दिया जाऊंगा या नहीं देने दिया जाएगा, मेरे को ये, मैं पराधीन हूँ इस चीज में। तो पराधीन सपने हो सुख नहीं, नहीं तो सुख पूर्वक उत्तर दे देता। तो गुरुजी, अनुमति के बिना भी तो साक्षात्कार हो सकता है, आपको केवल नुकसान उठाने पड़ेंगे। अब ये भविष्य तय करेगा। ठीक। अब अगला प्रश्न गुरुजी, यदि आप तय कर बिना अनुमति के हम कुछ नहीं करते हैं, तो हम बिना अनुमति के क्यों करेंगे? गुरुजी, यदि आप किसी तरह से वहां साक्षात्कार में जाते हैं, ये तो इस पूरी प्रक्रिया को तो समझदार व्यक्ति समझ लेगा, लेकिन यदि आप प्रक्रिया में जाते हैं, साक्षात्कार में सम्मिलित होते हैं, वैसे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्मान का भी भय होता है। और आप जैसा, हम जैसे बच्चे चिल्लाएं तो हम तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये वाली स्थिति है। इसलिए 5 सालों से जो हमारा एक बाल क्रंदन हो रहा है, उस क्रंदन पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन आप जैसा सिद्ध पुरुष यदि क्रंदन करता हुआ दिखाई पड़ता है तो अवश्य ही छींटे होते हैं, तो वो छींटे तो आपको जाने नहीं देंगे, इतना तो क्लियर है। लेकिन यदि फिर भी इस अवस्था में आप जाते हैं तो क्या आप नियुक्ति लेंगे? यदि साक्षात्कार में सम्मिलित होते हैं और साक्षात्कार में सम्मिलित होने के बाद भी आपका चयन हो जाता है, जो कि होना ही है, आप सर्वथा योग्य हैं, और यदि आपका चयन होता है तो आप क्या पद पर नियुक्ति हेतु जाएंगे? यहाँ भी अनुमति नहीं अनुमति इसका खेल होगा? नहीं, इसमें देखिए, अब इसमें कुछ कहना अभी उचित भी नहीं है, जल्दीबाजी भी है, क्योंकि मैं नई पीढ़ी को और बहुत सारे जो हमारे वो हैं उनको बहुत योग्य मानता हूँ। तो इसलिए साक्षात्कार तो देखिए कंपटीशन का विषय है, और मैं हर प्रतिभागी को अपने से अधिक योग्य मान के चलता हूँ। तो ये भविष्य तय करेगा कि क्या होगा, जाना न जाना ये भी भविष्य तय करेगा। अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, परंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह की स्थितियां, मैं उत्तराखंड से बाहर नहीं जाना चाहता, परंतु परिस्थितियां जो हैं क्या करवाएंगी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि माता कुछ भी कर सकती है। जी। क्योंकि एक आपको श्लोक सुना दें, बहुत चर्चा हुई, एक श्लोक क्या है ना कि
भाई किम कुर्मः कम प्रति ब्रूमः गरदायाम स्वमातरि। जी, ये इसका भावार्थ भी बता दीजिए गुरुजी। श्रोता कोई भी अधूरी बात नहीं सुनना चाहेंगे। क्या करें जी। कम किम कुर्मः क्या करें, कम प्रति ब्रूमः किसको कहें, गरदायाम स्वमातरि यदि अपनी माता ही जो है विष देने पर उतर जाए तो यह शुद्ध क्या करेगा, किससे कहेगा। और कोई करता तो माँ से कहता। जी। विष देने पर उतर क्या है, विद्या ददाति विनयम साचेत अविनयावह। विद्या विनय देती है, ये सब प्रथित है, सब आप लोग विद्वान हैं। यदि वही विद्या अभिनय प्रदान करने लगे, विद्या पढ़ के व्यक्ति अभिनयी हो जाए, विद्या से मतलब आजकल अधिकारों से भी है, आजकल बड़े पद पा लेना भी विद्या का ही विषय है। तो जो बड़ा पदाभिषिक्त है वो बड़ा विद्वान है, चाहे वो कितना ही गलत सलत बोले, वो कहीं विसर्ग लगा दे, वो विद्वान है ना। तो लेकिन साचेत अभिनयावह, ये वही विद्या अभिनय दे दे तो किम कुर्मः कम प्रति ब्रूमः गरदायाम स्वमात, किसको कहे, क्या कहें, माता ने ही विष देना शुरू कर दी। जी। तो गुरुजी यद्यपि अभी संस्कृत जगत संबंधी भी चर्चा होनी थी, किंतु समय अधिक हो गया है, तो आज का चर्चा यहीं पे विराम करूंगा। और यदि समय हुआ, अनुकूल हुआ, सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हुई, तो संस्कृत जगत की भी चर्चाओं के लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगा। तो आज के इस उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और सभी दर्शकों का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे, देखने के इच्छुक थे। तो यद्यपि लाइव प्रसारण तो नहीं हो पाया टेक्निकल फॉल्ट से, किंतु यह वीडियो आपको बाद में प्री लोडेड अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप आदरणीय गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप जैसे प्रतिभाशाली उत्साही विद्वान जो है समृद्ध करें शिक्षा परंपरा को, यही कामना है, और सब अच्छा हो, यही कामना है। धन्यवाद गुरुजी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, शुभ रात्रि।